अब तो सब देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार बाखबर में फिर स्वागत है। हम राकेश दुबे जी से बात कर रहे थे और साथ में हैं देवदत्त दुबे जी, जयराम शुक्ल जी और ऋषि पांडे जी। राकेश दुबे जी, बीएसपी का वोट बैंक कम हो रहा है, लेकिन जो इलाका चंबल का है, ग्वालियर का है, वहाँ ये इस तरह की राजनीति ज़्यादा होती है। वैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि कभी भी राजनीति में वोटों को जाति और वर्ग के आधार पर ना बांटें, लेकिन फूल सिंह बरैया को सामने रखकर एक तरह से कांग्रेस ने ट्रम्प कार्ड खेला है कि वो समाज का जो कमजोर वर्ग है उसको सामने रखकर वोटों को अपने पास लाने की कोशिश करे। आपकी आप बहुत संक्षेप में राय। कांग्रेस अगर यही मंतव्य होता और सच में मंतव्य होता तो वो फूल सिंह बरैया को पहली प्राथमिकता राज्यसभा में देती, तो शायद उसका ये मंशा था। राकेश जी, सब जानते हैं कि पहली प्राथमिकता में दिग्विजय सिंह जैसा बड़ा नाम था और उसमें कांग्रेस ये समझौता नहीं कर सकती थी कि दिग्विजय सिंह को वो सेकंड प्रायोरिटी पर रखे। इसीलिए हमें लगता है कि वो हमने कहा था कि ये कांग्रेस प्रायश्चित भी कर रही है, भूल सुधार भी कर रही है, और राजनीति में ये सब गणित होते हैं कि पहले आपने चर्चाओं में ला दिया, अब आप उनके नाम पर फिर वोट मांग रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास कि ये जो मामला है कितना कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। देवदत्त जी, वर्गों के आधार पर, तबकों के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति होती है, लेकिन IND24 इसकी कभी भी इसका समर्थन भी नहीं करता और इसकी चर्चा भी नहीं करता। लेकिन आज ऐसा मौका आ गया कि फूल सिंह बरैया को राज्यसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस माने ग्वालियर चंबल में अपना चेहरा बनाने की कोशिश कर रही है, चुनाव में, कम से कम उपचुनाव में। आपकी राय, कितनी सफलता मिलेगी? देखिए, राजनीतिक दल जो बातें कहते हैं, जिस वर्ग की बातें करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा वो अपने राजनीतिक फायदे और गुणा भाग का होता है। यथार्थ में बहुत कुछ वैसा हो नहीं पाता है। जैसे आप देखेंगे कि आदिवासी वर्ग की बात दोनों ही दल हमेशा करते रहे, लेकिन आदिवासी नेतृत्व प्रदेश में आज तक स्थापित नहीं हो पाया। इसी प्रकार आप अन्य दलों, अन्य नेताओं की बात समय समय पर उभारी जाती है, लेकिन चूंकि एक उपचुनाव का ऐसा मामला आया जिसमें ये मुद्दा बना कि दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया में से किसे चुनना है, तो कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को चुना। अब कांग्रेस की रणनीति है कि भांडेर से उपचुनाव लड़ाकर उसको चेहरा बनाए, जबकि भाजपा इसी मुद्दे को भुनाने में कोशिश है कि दलित को एक तरह से अपमानित किया गया, उसको वोट कम मिले। तो ये एक प्रतीकात्मक होते हैं चीजें जिनके सहारे राजनीतिक दल हमला बोले जाते हैं, राजनीतिक हमले जो कहे जाते हैं कि आखिर किस बात से किसी को क्रिटिसाइज कैसे करें या किसकी गलतियां कैसे बताएं। तो और इस मामले में दोनों ही दलों में ये मामले समय समय तो होते रहे हैं। कह सकते कि दोनों दल तू डाल तो मैं पात। बिल्कुल, जी जी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई दल ऐसे नेतृत्व को, वो यदि मुझे लगता है कि रिजर्व सीटें ना हो तो इतनी संख्या में विधायक और सांसद भी चुन के ना आ पाए। तो ये जी, हाँ जी, वाक्य पूरा करें जी। तो ये एक प्रतीकात्मक होते हैं। जैसे एक समय दिलीप सिंह जूदेव जब खरसिया में चुनाव हारे थे तो भाजपा ने उसका सब जगह हारने के बाद तुलादान किया था। तो एक माहौल बनाने की ये रणनीति होती है। तो अब फूल सिंह बरैया जो पिछले 2-3 चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उनके सहारे 16 सीटों को जीतने की रणनीति है। तो यही तो राजनीति मुद्दे को पैनापन जो कहते हैं आप और हमारे, मुद्दों की एक तरह से कमी भी है। एक तरह से कांग्रेस इसको किस तरह से बनाएगी ये उनकी रणनीति पर निर्भर करेगा। लेकिन ऋषि पांडे जी, चुनाव फूल सिंह बरैया का ठीक है, कांग्रेस फोकस कर रही है, चेहरा बना रही है, लेकिन नतीजे जो भी आए, अगर बीजेपी इसमें कमजोर पड़ती है तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो चमक है, जो धमक है, वो कम होगी? अगर कांग्रेस इसमें थोड़ा सा मजबूत होती है तो क्या बरैया के साथ साथ दिग्विजय सिंह, जिसने भी ये नुस्खा पार्टी में फ्लोट किया होगा फूल सिंह बरैया वाला, उनका कद बढ़ेगा? आपकी राय? देखो, इस राघव जी, इसमें इंडिया की चमक निश्चित तौर पे घटेगी, क्योंकि वो जिस ग्वालियर चंबल संभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ग्वालियर चंबल संभाग सालों से सिंधिया जी की राजनीतिक विरासत माना जाता है, वहाँ पर यदि सिंधिया जी अपेक्षित परिणाम नहीं लाते हैं तो एक तो निश्चित तौर पे उनकी जो उनका रसूख है, जो उनका स्वभाव है, जो उनका आभा मंडल है, वो कहीं न कहीं प्रभावित हुआ है, ये माना जाएगा। और पार्टी में, बीजेपी के अंदर भी
उनकी वो ये उनके एक तरीके से लिटमस टेस्ट के समान भी होगा। जहाँ वो बरिया इतना बड़ा इशू नहीं है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। बरिया को इशू बनाने की कोशिश की गई पहले बीजेपी के साथ द्वारा और अब कांग्रेस के द्वारा, जो कि कहीं न कहीं ये ठीक है कि बीएसपी का अपना एक वोट बैंक होता है, जो कि इस बार उतना नहीं जितना कि पहले के समय काशीराम जी के समय होता था। बीएसपी ने इलेक्शन लड़ने का चूंकि ऐलान कर दिया है, तो दलित वोट कांग्रेस के बजाय बीएसपी और दोनों में बटेगा और इसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकता है। के लिए बता दूं, ग्वालियर चंबल संभाग में जरूर दलित सीटें कांग्रेस के पास चली गई थी, पर शेष मध्य प्रदेश में बाकी जगहों पर दलित वोट बीजेपी के साथ है, क्योंकि वहाँ पर बीएसपी फैक्टर जातिवाद और इन सब के आधार पर वोटिंग नहीं होती है। ये सिर्फ ग्वालियर चंबल और विंध्य में ही इसका असर होता है। बाकी विंध्य में जयराम शुक्ल जी कह रहे हैं कि 22-23% वोट था बीएसपी का, जो घट के अब 7% पर आ गया, तो बड़ा घाटा है। और उपचुनाव में जिसकी सरकार होती है अक्सर वोटर उस तरफ थोड़ा सा झुकता हुआ दिखाई देता है। तो देखेंगे कि आखिर ये चुनाव किस तरफ जाएगा, बरैया कितना इसमें असर करेंगे। मैं लौटूंगा जयराम शुक्ल जी, बहुत आपकी संक्षेप में टिप्पणी की। इस चुनाव के नतीजे 24 सीटों में से 18 सीटें ग्वालियर चंबल की आती है। अगर बीजेपी का प्रदर्शन में अच्छा हुआ तो ज्योतिरादित्य का सितारा या सूरज चमकेगा। अगर कुछ कमी आई तो थोड़ी सी उनकी आभा मंडल में कमी आ सकती है। आपकी इसमें राय? तो निश्चित तौर पे उपचुनाव तो सिंधिया जी की बदौलत ही हो रहे हैं। तो कुल मिला के जो कांटा है ना, सूचकांक है, वो सिंधिया जी के इर्द गिर्द ही घूमेगा। यदि हारती हैं तो भी सिंधिया के ऊपर जाना है और जीतती हैं तो भी सिंधिया के सवाल। चूंकि इस चुनाव में बीजेपी के लोग जो अभी तक सिंधिया के लोगों को हरा रहे थे, यानी कांग्रेस के लोगों को, अब उन्हीं लोगों को जिताना पड़ेगा। तो बीजेपी के भीतर भी एक तरह का बड़ी कश्मकश है कि जो भाजपा के लोग इस समय नाराज है, असंतुष्ट है, वहां कल तक जो विधायक बना करते थे, विधायक के उम्मीदवार थे, उनको मनाना बीजेपी के लिए बड़ी टेढ़ी खीर होगा। इसमें क्या आपकी राय? जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं रहता है। मतलब यदि 10% भाजपा को फैक्टर करता है तो 20% कांग्रेस को करता है। संगठन में नाराजगी का आपने तो देखा है, बाबूलाल गौर जैसे स्टालवार्ट, इनको पार्टी नाराज किया। क्या कहीं ये भारतीय जनता पार्टी समुंदर है? सांगठनिक दृष्टि से अभी भी इन लोग की पकड़ इतनी जबरदस्त। कुल मिलाकर बीजेपी इस पूरे मामले को संभालना और लोगों को समझाना जानती है। राकेश जी से पूछूंगा। राकेश जी, चुनाव अभी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन जोड़ तोड़ अभी से शुरू हो गए हैं। आपको लगता है कि अगर कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया तो सिंधिया का जो सितारा है, जो चमक है, वो कम पड़ेगी और भाजपा का जो संगठन है उसकी भी जो धमक है वो भी घटेगी? आपकी राय बहुत संक्षेप में, समय की कमी है। सितारा तो वैसे भी उसकी चमक होती जा रही है दिन पर दिन। भारतीय जनता पार्टी उस सितारे का की चमक के जिन टुकड़ों का इस्तेमाल करना चाहती है वो कर लेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दलित अब धोखे में आएगा। कुल मिलाकर इस समय कांग्रेस की कोशिशें चर्चाओं में है। अब ये चुनाव में कितना रंग दिखाती है ये देखने की बात है। फूल सिंह बरैया एक उनका ट्रम्प कार्ड है। देवदत्त दुबे जी, चुनाव के नतीजे 24 सीटें हैं। बीजेपी का दावा है कि हम, नरोत्तम मिश्र दावा कर रहे हैं कि 23-24 सीटें हमारे पास आएंगी, या तो 24 आएंगी या 23 आएंगी। आपको लगता है कि अगर इसमें 20 सीटें भी बीजेपी की आती है तो फिर बीजेपी की एक तरह से धमक बनेगी, लेकिन अगर इससे भी नीचे जाते हैं 20 के अंदर तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी का संगठन और सिंधिया दोनों पर फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल आपने सही कहा राघवेंद्र जी। जिस तरीके से बीजेपी अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रही है, अभी क्रॉस वोटिंग हो गई राज्यसभा चुनाव में, जैसे बीजेपी एक दबाव में है और उपचुनाव में यदि सीटें उसकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आती हैं तो ये दबाव हमेशा उसका रहेगा और कांग्रेस आक्रामक होती जाएगी। बीजेपी के दबाव में ही कांग्रेस अपनी उम्मीदें देख रही है। भाजपा ने हालांकि बसपा, निर्दलीय और सपा को अपने साथ करके, उनके विधायकों को साथ करके एक तरह से कांग्रेस को नाउम्मीद करने की कोशिश की है, लेकिन ये 24 सीटों के उपचुनाव के परिणाम बहुत कुछ आगे की दिशा करेंगे जो बाकी का 3.5 साल का कार्यकाल है। जी बिल्कुल। मैं चारों मेहमानों से एक एक वाक्य में इसका एक सवाल का उत्तर लूंगा कि बीजेपी की सरकार है, ज्योतिरादित्य सिंधिया सा चेहरा उनके पास है। ऐसे में अगर बीजेपी कमजोर होती है तो क्या शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, विष्णुदत्त शर्मा, इन पर फर्क आएगा? ऋषि पांडे जी,
संपर्क टूट गया। जयराम जी, आपकी इसमें कोई राय? एक दो वाक्यों में चाहिए बस। मैं सवाल नहीं सुन पाया। चलिए, मेरा कहना था कि अगर बीजेपी कांग्रेस चेहरा विहीन है, इसके बाद भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाई, तो फिर सिंधिया के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और विष्णुदत्त शर्मा के कद काठी पर भी फर्क पड़ सकता है। जीत पाएंगे। यदि मैं ये मानता हूं कि 24 में से 14 सीटें भी यदि बीजेपी जीत लेती है इन परिस्थितियों में, तो मैं मानता हूं कि बेहतर एक परफॉर्म है, और ये भी क्रेडिट ज्योतिरादित्य सिंधिया के। चलिए, समय की तंगी से मैं राकेश दुबे जी और देवदत्त से सवाल नहीं कर पाऊंगा। चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश दुबे जी आपका भी, देवदत्त जी आपका भी, और जयराम शुक्ल जी आपका भी, ऋषि पांडे जी का भी बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने चर्चा में हिस्सा लिया। दर्शकों को हम बता दें कि चुनाव बहुत टेढ़े मेढ़े होने वाले हैं, लेकिन अभी तारीख तय नहीं हुई है। जैसी तारीख घोषित होगी तब पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बढ़ चढ़कर रणनीति बनाएंगी। अभी तो चुनाव के पहले की तैयारियां हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। बाखबर के संग को समेटते और आते बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। दरअसल चीन के साथ जो तनातनी चल रही है सीमा पर, और कोरोना वायरस का जो कहर बरपा है, उस पर भारत में चीन को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोश है। लोग गुस्से में हैं। चीन के सामान के बहिष्कार की बात हो रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर बहिष्कार किया जाएगा तो चीन से ज़्यादा घाटा भारत को होगा। भारतीय सैनिकों पर चीन के हमले के बाद ये चिंता स्वाभाविक रूप से भारतीय जनमानस में है। चीन के उत्पाद को बैन करने की बात भी हो रही है कि उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया में टीवी और चीन के सामान के जो चीन से जो उपकरण आते हैं उनको भी लाना बंद किया जाए। सरकार के साथ साथ व्यापारियों पर भी इसका दबाव है। चीन समेत करीब 22 ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट, माने भारत का आयात कम है, आयात ज़्यादा, निर्यात कम है। इसके साथ फ्रांस, जर्मनी, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, यूएई, कतर, रूस और दक्षिण अफ्रीका ऐसे देश है। यदि चीन के सामान की खरीद पर रोक लगती है तो देश के गरीब तबके के लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। महंगा सामान खरीदना उनके लिए मुश्किल होगा। भारत के प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स को भी नुकसान होगा। चीन के से आयात करने पर कुछ भारतीय कारोबारों को भी नुकसान होगा। लेकिन इसके पीछे कहा जा रहा है कि अगर भारत के लोग इस पूरी स्थिति में अपने आप को तैयार करते हैं तो ये एक अवसर हो सकता है। लोग मार्केटिंग, पैकेजिंग के साथ साथ साफ सुथरे उत्पादन और कीमत, अगर इसकी लागत पर ध्यान देंगे तो फिर आने वाले दिनों में ये जो चीन का विरोध है, चीन का बहिष्कार है, ये भारतीय लघु उद्योग के लिए, भारतीय बाजार के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।